नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एचपीआरसीए द्वारा जो आयोजित की जाने वाली शिक्षक हिंदी परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम आ चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक पाठ्यक्रम जो है वो देख लिया होगा और उसको डाउनलोड कर लिया होगा, और यहाँ से आपके लिए एक जो पूरी रूपरेखा और आपका जो पूरा मार्ग जो है वो यहाँ से तैयार है, आपके सामने बन गया है कि आपको किस रास्ते चलना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक अब आपको छोड़ने हैं। जिन लोगों को बहुत काफ़ी लंबे टाइम से जो है ये उम्मीद थी कि सिलेबस आएगा, तो उनके लिए आज ये अच्छी खबर है, और जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए एक सही दिशा मिल गई कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है। तो चलिए हम जल्दी से इस सिलेबस को देख लेते हैं और कैसे आप इसको कवर कर सकते हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा देखिए, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है जो आवश्यक योग्यता अनुसार जो आपका विषय है, यानी कि आपका कोई भी टॉपिक, आपका जो सिलेबस है या आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा है, तो वो आपका हिंदी है। हिंदी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। तो इसमें जो शुरुआती चीज़ें देखिए वो है आपका हिंदी भाषा, उसका उद्भव और विकास। अक्सर आप देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में शुरुआत से ये चीज़ रहती है, चाहे किसी भी परीक्षा को आप पढ़ रहे हों। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है आपका हिंदी भाषा, उसका विकास। तो शुरुआत में देखिए यहाँ पर लिखा है कि हिंदी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसमें आपकी भारतीय आर्य भाषाएं रहती हैं, ये तीनों भारतीय आर्य भाषाएं और इनके अंतर्गत आने वाली जो आपकी अन्य बातें रही हैं इसमें, चाहे वो पाली से लेकर के आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं तक का। उसके बाद यहाँ पर हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है उसकी बात की गई है कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी जो भी आपकी रहती हैं अलग अलग। फिर हिंदी के जो अलग अलग रूप है, हिंदी कब रही, उर्दू कब हुई, दक्षिणी होगी, हिंदुस्तानी होगी, इनका जो अलग अलग स्वरूप है उसको बोला गया है। फिर इसके जो विविध रूप हैं देखिए, चाहे वो मानक भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, संपर्क भाषा है, इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी जो है वो ज़रूर याद रख लेनी है। फिर देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताई गई हैं, उसके मानकीकरण की बात की गई है कि कब इसको किसके द्वारा जो है ठीक किया गया, व्यक्तिगत जो प्रयास रहे या फिर जो संस्थागत प्रयास रहे हैं इसको शुद्ध करने के, वो कौन से रहे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा व्याकरणिक दृष्टि से पूछा गया है कि शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम जो है ये भी यहाँ पर आपको पढ़ने पढ़ेंगे। फिर वाक्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, फिर शब्द शुद्धियाँ बताई गई है, वाक्य शुद्धि के बारे में यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यानी कि शब्द भेद इन शॉर्ट आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो व्याकरण से देखिए कोई ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सामान्य से टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये इसका बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट था वो याद रखना है आपको कि भाषा का सामान्य परिचय। जो लोग हिंदी साहित्य वार्ता की क्लासेस के साथ जुड़े थे पहले, चाहे वो आप एल टी टेट के लिए जुड़े हों, एल टी कमीशन के लिए जुड़े हों, या फिर यूजीसी नेट की क्लासेस में जुड़े हों, आप लोगों ने देखा होगा कि यही टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं और यहीं से हम इसको पढ़ते हैं, और सारी चीज़ें हमने इसमें लगभग लगभग कवर की हुई हैं। तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं पुराने नोट्स को, उन्हीं पुरानी चीज़ों को आप पढ़ेंगे और वहीं से आप देखेंगे कि प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ अपने दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दें कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर आपको रहने वाला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली बार जो है आपका सिलेबस रहा है। तो आपको पहली चीज़ तो ये करना है कि अपने सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान में रख लें कि कौन सा टॉपिक आपके है, कौन सा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ाई कीजिएगा। इधर उधर जाने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो शुरुआत में आपको सिलेबस के बारे में पता होनी चाहिए, कौन सी कृति लगी है और कौन सी नहीं लगी है, किसके रचनाकार कौन है, वो सारा कुछ इसमें आपको ध्यान रखना है। अब आता है दूसरे नंबर पर आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें सबसे पहले बोला गया इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के लेखन की जो पद्धतियां हैं, इसका जो काल विभाजन और नामकरण है, आदिकालीन कुछ विशेषताएं रही हैं, फिर साहित्यिक प्रवृत्तियां रहीं, कौन कौन सी रहीं इसमें, रासो साहित्य लिखा गया, हिंदी का जैन साहित्य लिखा, सिद्धनाथ लिखे गए। ठीक है, और इसके अलावा खुसरो की हिंदी कविताएं, विद्यापति की पदावली, लौकिक साहित्य जो रहा, ये यहाँ पर आदिकाल में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका भक्ति काल बताया गया है, इसके आंदोलन के उद्भव के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण बताए गए कि भक्ति काल कैसे उन पनपा, उसके उदय के कारण क्या रहे। इसके आंदोलन की जो अखिल भारतीय स्वरूप रहा, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, इसमें आलवार संतों का उल्लेख आता है, जो संप्रदाय निरपेक्ष कवि रहे हैं इसमें उनको बात की जाती है कि वो कौन कौन से रहे, है ना। बाकी यहाँ पर भक्ति काव्य के जो प्रमुख संप्रदाय रहे उनके बारे में बात की गई है। ये आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो निर्गुण से संबंधित हो या फिर सगुण भक्ति से संबंधित रही हो, मतलब जो चीज़ें आपने आज तक पढ़ी हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी साहित्य के इतिहास में, आपके आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक। तो यहाँ पर देखिए रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ भी आ गई, इसमें तीनों धाराओं को आपको पढ़ना पड़ेगा। इनमें आने वाले जो प्रमुख कवि रहे वो कौन कौन से रहे हैं, और यहाँ पर दिए हुए हैं इन्होंने कि रीतिकाल के जो प्रमुख कवि और उनका काव्य रहा है, राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत जो कविता रही, भूषण के बारे में इन्होंने अलग से बात बताई कि उसके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लें। फिर आधुनिक काल की बात ये कर रहे हैं कि हिंदी का गद्य का जो उद्भव और विकास है। अब इसमें देखिए बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक वैसे आपको नहीं दिए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहीं से भी कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। ये आपने नेट में भी देखा होगा कि भाई ये जो आपका, वैसे नेट में जो है ये सेकंड यूनिट रहता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है इसके सब पॉइंट में रखा है इसका बी पार्ट। ठीक है, जिसमें आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल रखा गया है।
मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको जितने भी प्रतिनिधि कवि रहे हैं उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। और जो भी आधुनिक काल के विविध अन्य जो उपभाग रहे हैं आधुनिक काल में, चाहे वो आपको भारतेंदु युग से लेकर के आपका द्विवेदी युग से और बिल्कुल अंत तक जो नई कविता आंदोलन तक चला, ठीक है, वहाँ तक, उसके बाद जो है निबंध, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, ये जो सारी विधाएं हैं ये इसमें आपको एक मतलब पहले पहल थोड़ा सा पढ़ना है। हालांकि आगे देखेंगे आपको कि कुछ निबंध, कुछ कहानी, कुछ नाटक जो है, जैसे कि अक्सर अब आपको पढ़ने पड़ते हैं कि कुछ स्पेसिफिक दिए रहते हैं, उनको आपको अलग से इसमें देखना पड़ेगा। लेकिन इस टॉपिक में जो है आपको ये सारे एक बार जो है पूरे अंत तक जानने ही पड़ेंगे, ठीक है। गद्य साहित्य भी इसमें आ गया। फिर उसके बाद आता है साहित्य शास्त्र। इसमें आपके काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन पहले रहते ही रहते हैं। फिर अलग अलग जो संप्रदाय रहे, इसमें 6 संप्रदाय, उनको पढ़ना है। शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष पढ़ना है। फिर इसके अलावा ये कह रहे हैं कि प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ इत्यादि को भी आपको साथ में पढ़ना है जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में है। और लाइव क्लासेस में हमने ये चीज़ें वैसे कवर कर ली हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स बीच बीच के हैं जिनको हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत और बचती है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए इसमें वैचारिक पृष्ठभूमि में भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन, जो कि यूजीसी नेट में ही आपको लगा हुआ है। इसमें हिंदी नवजागरण है, खड़ी बोली आंदोलन है, फोर्ट विलियम कॉलेज है, तो ज़्यादातर आपके काम का यही है। हिंदी नवजागरण में आपकी जो प्रमुख सभाएं और संस्थाएं रहीं, ब्रह्म समाज वगैरह वगैरह, आर्य समाज है ना, उनको आप थोड़ा सा देखेंगे, उनके प्रवर्तकों इत्यादि के बारे में। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत आपको यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं पड़ेगी। जितना आपके पास कंटेंट है उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा देखिए मनोविश्लेषणवाद हो गया, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद हो गया, या फिर जो दलित, स्त्री वर्ष, आदिवासी इत्यादि इत्यादि रहे हैं, जो कि आपने मॉक टेस्ट में भी देखे थे कि यहाँ से मैंने कुछ कुछ प्रश्न रखने की संभावना जो आपको बता दी थी कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो वो याद रखिएगा। अगला टॉपिक है 5वां, इसमें हिंदी कविता का। इसमें भी नेट की ही जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं लगभग वही यहाँ पर रखी गई हैं, बस उनकी संख्या थोड़ी सी कम कर दी गई है, ये आपको देखनी है। पृथ्वीराज रासो को बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं किया है, नेट में बोला था कि पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें नहीं बोला गया, इसमें सिर्फ पृथ्वीराज रासो लिख दिया। अब कहीं से भी कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो इसकी पंक्तियाँ पढ़ लीजिए, या फिर इसके बारे में मुख्य जो बातें रही हैं उनको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर खुसरो की पहेली और मुकरियाँ हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। विद्यापति की पदावली भी सारी है, हालांकि नेट में वहाँ पर भी स्पेसिफिक आपको दिया है कि ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़ ना हो कि इसमें सारा ही पढ़ना पड़ेगा, तब तो आपका सिर्फ एक टॉपिक ही नहीं निकलेगा। इनके बारे में जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं उनको याद रख लेना है। कौन सी कविता या कौन सा जो काव्य आपका पद रहा है वो किस छंद में लिखा गया है, या उसमें कितने चौपाइयों के बाद दोहे रहे हैं, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर कुछ इसमें मुख्य बात रहती है, जैसे आपका यहाँ पर जो नागमती वियोग खंड है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि नागमती वियोग खंड कितवां खंड जो रहा है इसका, ठीक है, इसको हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, और इसमें विरह वर्णन जो है वो या बारहमासा वर्णन कहाँ से शुरू हुआ है। ऐसी जो सामान्य जानकारियां हैं इन चीज़ों को ज़रूर याद रखना है। बाकी पंक्ति से रिलेटेड प्रश्न तो आप जानते हैं कि इतने सारी चीज़ें जो है आपको एक मतलब सब कवर करना कम समय में बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी तक एग्ज़ाम की डेट का कोई पता है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आपको जो है बिल्कुल शॉर्ट टाइम में ही ये सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आधुनिक काल तक दिए हैं, देखना अधिकतर जो कवि रहे हैं उनको रखा गया है। फिर आगे है आपका हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यासों में भी नेट के ही उपन्यास आपको शामिल हैं, 1-2 उपन्यास हो सकता है नए हों इसमें, बाकी सारे के सारे यहाँ पर जो वही हैं, ठीक है, जो नेट में ही हैं आपके पास। और ये आपको जो हमारे पास नोट्स हैं उसमें मिल जाएंगे कि उसमें इनके बारे में बता दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हिंदी कहानी। हिंदी कहानियाँ भी नेट की ही कहानियाँ रही हैं, इनको भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। हिंदी कहानियों से भी वही प्रश्न, उपन्यासों से भी एक आपको ध्यान रखना है कि इसमें पात्र कौन से हैं, पात्रों के आए हुए जो प्रमुख कथन हैं वो कौन कौन से हैं, उन पर थोड़ा थोड़ा फोकस किया जाता है। बाकी यहाँ से आपको और ज़्यादा डिटेल प्रश्न नहीं मिलेगा जैसे नेट नोट में आते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आपको जो है थोड़ा सा अब तथ्यात्मक की अपेक्षा जो है आप जो विवरणात्मक भी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ से तभी बात बनेगी कहानियों से कि आप समझ पाएंगे कि कौन सा कथन किसका रहा, या फिर किसी हिंदी कहानी के संदर्भ में किसी आलोचक ने क्या कहा है, ये प्रश्न बन सकता है। पात्र कौन सा रहा है, पात्रों की विशेषताएं कई बार आपको पूछी जा सकती हैं, तो वो देखना है। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे उपन्यास जो है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी डिस्कस किए हुए हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। खासकर जो कहानियों वाला पोर्शन है वो अभी लेटेस्ट में ही किया, तो उसको आप देखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिटेल तरीके से जो है बता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए हिंदी नाटक। तो इसमें बोला गया है भारतेंदु का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, यानी कि ये भी आपको नेट के पाठ्यक्रम में ही मिल जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके इनके बारे में सारी चीज़ें जो है उपलब्ध हो जाएंगी। हिंदी निबंधों में भी
नेट वाला ही पाठ्यक्रम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, हालांकि उसको सीमित किया हुआ है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है और शिव शंभू के चिट्ठे जो बालकृष्ण भट्ट का रहा है। ठीक है, इसको देखना है। फिर यहाँ पर अनुवाद के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बोला है कि इसको शायद हो सकता है आपको पूछे। यहाँ लिखा है अनुवाद का स्वरूप और आवश्यकता, इसकी परिभाषा। और ये प्रश्न पहले भी रहता था, आप देखते कि एक या दो प्रश्न जरूर पूछते थे कि अनुवाद में कौन सी भाषाएं रहती है। एक आपकी मूल भाषा होती है, एक दूसरी आपकी जिसको हम स्रोत कहते हैं, एक लक्ष्य होती है। ठीक है, यही रहते हैं। फिर अनुवाद दिवस वगैरह कब मनाए जाते हैं ये देखना है, या फिर किसी शब्द को जो है आपको बोल दिया जाएगा कि इसका रूपांतरण कीजिए, है ना, दूसरी भाषा में। तो यही प्रश्न यहाँ पर रहता है। ठीक है, फिर आगे है यहाँ पर छंद अलंकार रस सिद्धांत। ये हालांकि काव्यशास्त्र के अंतर्गत ही आ जाएंगे। छंदों के प्रकार दिखे गए हैं यहाँ, वार्णिक, मात्रिक और जो मिश्रित छंद हैं, जिसमें वर्ण है, मात्रा, गण और यति। इसके स्वरूप के बारे में बात की गई है। आपको पता होना चाहिए कि यति क्या होता है, मात्रा और वर्ण क्या होते हैं छंदों में, इसको ध्यान रख लेना है। फिर यहाँ पर प्रमुख छंद बोला गया, दोहा, सोरठा, चौपाई। इनको पढ़ना है आपको कि इसमें कितनी पंक्तियाँ रहती हैं, ऐसे प्रश्न आपको बन सकते हैं। अलंकारों में जो मुख्य अलंकार दिए हुए हैं यहाँ पर देखिए, अनुप्रास, आपका यमक, शलेष, पुनरुक्ति, लाटानुप्रास इत्यादि इत्यादि, है ना। और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, संदेह, है ना। यही तो मैंने आपको लाइव क्लासेस में भी बार बार बताया कि यही 5-6 अलंकार इत्यादि को ही पूछते हैं, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से नहीं बनता है प्रश्न। फिर यहाँ पर बोला गया है रस के जो अंग है, ये काव्यशास्त्र में आपके आ जाते हैं। देखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, यानी कि जो आपका रस निष्पत्ति वाला सिद्धांत है वो यहाँ पर रखा गया है, उसको देखना है, सारणीकरण वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण और एकांकी के बारे में अलग से, यानी कि हिंदी साहित्य की जो अन्य विधाएं रही हैं, गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, उनको आपको पढ़ना है। तो यहाँ से भी आप देखते हैं कि 4-5 प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रश्न यहाँ से बनते नहीं है। एक काम जरूर कर लेना, अगर किसी ने अभी तक ये सिलेबस देखना है कि किसकी कौन सी रचना यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी रहती है देखना। जैसे मोहनदास नेमिष राय की अपने अपने पिंजरे यहाँ पर आत्मकथा रखी गई है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ जाता है कि अपने अपने पिंजरे के लेखक कौन है, तो ये ध्यान आपने ज़रूर देना है। फिर पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता की कौन सी पत्रिका कब चली, ये बिल्कुल शुरुआत से लेकर के अंत तक आप पढ़ते ही थे, पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ना पड़ेगा। बीच का जो अलग सा सिलेबस लगा आपको कि सुनिश्चित कर दिया कि आपको उपन्यासों, नाटकों, कहानियों से संबंधित प्रश्न जो है आपको अलग से बन सकते हैं, उनको आपने अलग से देखना है। ये काम आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बस इतना सा ही है ये सिलेबस, कोई ज़्यादा इसमें नहीं रहा है ना। और मैं बार बार कहूँगा कि जिस तरीके से पहले के जो पेपर हो गए हैं उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बेसिक्स क्वेश्चन रहते हैं, और ये सिलेबस जो रहा बिल्कुल बेसिक सिलेबस ही आपके सामने रखा गया है। ज़्यादा इसमें बहुत फैलाव भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि मतलब आप इसको कवर कर सकते हैं अगर आप इसको स्मार्टली जो है पढ़ सकते हैं तो। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। अब दूसरा आता है आपका 1 वर्षीय जो बीएड के विषय हैं आपके, वो आपको देखने हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि शैक्षणिक जो विधियां रही हैं उनका दृष्टिकोण, व्याकरण, अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि और संवादात्मक विधि, ये आपने बीएड के टाइम में पढ़ा होगा, इसके बारे में ये देखना है। फिर गद्य, पद्य और नाटक का शिक्षण है, व्याकरण और शब्दावली का शिक्षण, उसके बारे में तो ये चीज़ रहेगी, है ना। हिंदी शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, आकलन और मूल्यांकन। ठीक है, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस आती है। इसमें आप देखेंगे कि जो आपकी जनरल नॉलेज बोला गया है रखी जाएगी, करंट अफेयर्स रखा जाएगा, एंड एवरीडे साइंस होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, सोशल साइंस एंड जनरल इंग्लिश यहाँ पर आपकी रहने वाली है। तो ये कुल मिला के आपका जो है 120 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको फोकस्ड रखना है अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद जो आपका जनरल नॉलेज है HPGK का रहेगा, इसमें साथ में बोला है यहाँ पर देखिए, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ये दोनों ही रहेगा आपका, थोड़े थोड़े नंबर का रहेगा ये, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। और बीएड पोर्शन से आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला जो चीज़ें हैं, गद्य, पद्य, नाटक शिक्षण या गद्य शिक्षण जिसको हम कहते हैं, मेनली वो रहेगा आपको कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ये सामान्य सा जो आपका सिलेबस था। आई होप कि आप सब लोगों ने इसको अभी तक देख लिया होगा। जितने भी लोग जो नहीं देख पाए हैं वो यहाँ से इसको देख लीजिए। और अगर आप तैयारियां कर रहे हैं हमारे साथ, तो मैंने पहले भी बता दिया था कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के भी तैयारियां कर सकते हैं। और अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए होंगे इनसे रिलेटेड, तो फिर वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी का कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि आपको क्या इस पर मॉक टेस्ट चाहिए या फिर आप लाइव क्लासेस आना चाहते हैं। तो मैंने पहले भी बता दिया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इन नंबर पर। ठीक है, कभी भी, तो आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।